नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे चिंतन शिविर पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आईआईएम कैंपस में खास तौर पर चिंतन शिविर 2.0 कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कोई आम सरकारी बैठक नहीं, बल्कि हमेशा से ऐसा मंच रहा है जहां प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने अनुभव, सीखी गई बातें और कामकाज से जुड़ी हुई किस्से कहानियां एक दूसरे से साझा किए। चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य केवल बीते कार्यों पर विचार करना नहीं, बल्कि विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में विकसित छत्तीसगढ़ की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से तय करना है। इस दौरान सेवा, संकल्प और सीख के मूल मंत्र पर केंद्रित विशेष सत्रों का आयोजन भी चिंतन शिविर में किया गया। यही वजह है कि प्रशासनिक कामकाज में मजबूती, पारदर्शिता, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने पर पूरी सरकार समय समय पर इसके लिए चिंतन भी कर रही है। अब इसे लेकर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर है। साय सरकार के चिंतन शिविर 2.0 पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि देखिए, सीखने की कोई कभी उम्र नहीं होती। व्यक्ति जब चाहे तब कुछ नया सीख सकता है, लेकिन जरूरी यह है कि उस सीख का व्यक्ति कितना उपयोग कर पाता है, कितना लाभ लोगों को दे पाता है। यह आवश्यक है, वरना इस प्रकार के चिंतन शिविर किसी काम के नहीं। वहीं चिंतन शिविर पर कांग्रेस के बयान पर भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता केदार गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि चिंतन शिविर की गतिविधियां जनता के लिए लाभदायक होंगी। साथ ही चिंतन मनन कर आगामी कार्यों की योजना बनाना, धरातल पर उन्हें इंप्लीमेंट करने के साथ साथ गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार आगे बढ़ रही है। एक और जहां प्रदेश में दूसरी बार चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से सभी मंत्रियों को उनके विभाग के बारे में विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई, ताकि प्रदेश में गुड गवर्नेंस की नीति को फॉलो किया जा सके। तो दूसरी तरफ विपक्ष ऐसे शिविर को किसी काम का नहीं मानता। ये शिविर कितना महत्व रखते हैं या कितने फिजूल हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनवा देते हैं। सुनिए। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी उम्र में भी सीखा जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या सीखे और उसका लाभ प्रदेश को क्या मिला। पेपर में छप जाने से ही लोगों को लाभ नहीं मिलता। आपने ट्रेनिंग ली, पहले भी लिया था, उसको क्या लाभ मिला उसको बताना चाहिए। और अभी ट्रेनिंग लिए हैं तो उसमें नया क्या बदलाव आने वाला है, ये बताएं। माननीय दीपक बैज जी, कांग्रेस पार्टी के डीएनए में स्वार्थ की राजनीति है, तेरे मेरे की राजनीति है, गुटबाजी की राजनीति है। चिंतन मनन, राष्ट्रवाद, ये सब आपकी पार्टी का काम नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है। सत्ता में रह के भी अपने किए हुए कार्यों की समीक्षा हम बैठकर करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, सारा मंत्रिमंडल होगा, मार्गदर्शन देने के लिए वरिष्ठ लोग होंगे और आगे कैसे कार्य योजना बनाना है उसकी चिंतन मनन होगा। दूरदर्शिता, राष्ट्रवाद, धर्मांतरण को रोकना, किसान भाइयों के हित के कार्य, महतारी वंदन, उसके साथ युवाओं को आगे कैसे और रोजगार कैसे क्रिएट करना, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कैसे हो, साय साय काम करने वाली माननीय विष्णुदेव साय की सरकार इस आधार पर चिंतन शिविर करती है। ये कांग्रेस पार्टी के डीएनए में नहीं है, इसलिए आप थोड़ा समझिए, उसके बाद बयान दीजिए। तो चिंतन शिविर 2.0 को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है, बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। पक्ष सरकार जहां ये कह रही है कि इस तरीके के चिंतन शिविर कहीं ना कहीं विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में मददगार साबित होंगे, वहीं विपक्ष अलग तर्क के साथ इस पर सवाल उठा रहा है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हैं हमारे साथ। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत सर मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अभिमन्यु जी, किस तरीके से देखते हैं आप शिविर 2.0 को? इससे पहले भी हुआ था, एक बार फिर से चिंतन शिविर 2.0। सरकार कोशिश कर रही है कि जो हमने काम किया है उसको और किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके, और जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करने के साथ साथ विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सके, इसको लेकर यह चिंतन शिविर था। कैसे देखते हैं इस चिंतन शिविर को अभिमन्यु जी? ऋषभ जी, किसी भी शिविर की जो सक्सेस है या फिर कोई भी शिविर लगाया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि आपने क्या सीखा। बिल्कुल क्या गलत कहा, बिल्कुल सही बात कही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने कि
सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। कोई भी व्यक्ति कभी भी सीख सकता है। आखिरी अपने समय तक के जीवन के वो सीखता ही रहता है। अगर मैं जनरल बात करूँ तो हम खुद भी अपने जीवन के हर पड़ाव में हमको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अब लेकिन बात ये है कि अब उसके बाद मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जो स्टेटमेंट सुन रहा था उसके बाद का, उनकी बातों में लफाजी थी। हमारे सवालों में जो थे मुद्दे थे तो उनकी बातों में लफाजी थी। डीएनए और पता नहीं और क्या-क्या बात वो कर रहे थे। लेकिन जो सवाल हमने पूछा था कि पहले शिविर का क्या फायदा हुआ, वो जवाब उनकी बातों में मुझे नहीं मिला। हो सकता है आगे हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े उनसे मेरे को उस बात का जवाब मिले। अभी देखिए शिविर के नाम पे इनकी आदत है, ये लगातार शिविर पे शिविर लगाते रहते हैं, उसमें खुद को भी सर्टिफिकेट बांटते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। अभी देखेंगे सुशासन शिविर अभी चल रहा था, 40 लाख से ज्यादा आवेदन, 40-42 लाख आवेदन पूरे प्रदेश भर में आ गए थे उसमें। उसके बाद कहते हैं ये लोग कि लगभग हमने सबका निराकरण भी कर लिया है। तो अब उस हिसाब से तो पूरे प्रदेश को समस्या मुक्त हो जाना चाहिए था। अब वहां जाके जब हमारे कार्यकर्ता शिविरों में जाकर के उन्होंने देखा कि किस प्रकार की काम वहां चल रहे हैं या क्या हो रहा है, तो वहां उन्होंने पाया कि जिनके ऊपर आरोप लग गए हैं, जिनके ऊपर शिकायतें हैं, वो लोग तक वहां मौजूद नहीं है। कई जगह पे ये देखा गया, एक पीएचई विभाग के एसडीओ का मामला था, उन्होंने स्वयं ही अपने ऊपर लगे आरोपों को खुद ही निराकरण कर लिया और ऑनलाइन पोर्टल में चढ़ा दिया कि इनका जो है निराकरित हो गया। तो ऐसे इस प्रकार की खानापूर्ति तो इनके साधन शिविर में हुई। उसके बाद पूछना बिल्कुल स्वाभाविक है कि पहले शिविर में जो आपने हुआ था उसमें आपने क्या सीखा, उसको आपने कहाँ-कहाँ इम्प्लीमेंट किया। तो क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं नहीं दिख रहा है। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की बात हम 2 दिन पहले सुन रहे थे कि 50 करोड़ का घोटाला हो गया फर्जी फर्म बना करके सीजीएमएससी में। तो क्या श्याम बिहारी जायसवाल जी क्या कर रहे थे? क्या ट्रेनिंग लेके आए थे वो? क्या वो गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग लेके आए थे? उसके अलावा जो आपको बताऊं, सुकमा में बिना टेंडर के पुल बना जा रहा था, आधा पुल बन गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री अरुण साहू जी कौन सा ट्रेनिंग करके आए थे वो? क्या गुड गवर्नेंस सीख के आए थे वो? तो इनकी बातें हैं जो वो मुझे लगता है केवल हवा ही रहती है। अभी बताया था 2047 के विजन को, अब 2047 में इसका इनके इस शिविर का माने हमको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा 2047 में मिलेगा। माने आप सवाल मत पूछो, हम जो करते हैं बस उसको सुनो और उसको पेपर में छापो, अपनी न्यूज में दिखाओ, बस हो गया। उसके बारे में हमारा निष्कर्ष क्या निकला? अब देखिए अभिमन्यु जी, देखिए इस चिंतन शिविर को लेकर सियासत तो इसी तरीके से चलती रहेगी, बयानबाजी भी चलती रहेगी। मैं रुक करूंगा राजकुमार राठी जी का, लेकिन राजकुमार जी, कांग्रेस तो चिंतन शिविर 2.0 को फिजूल बता रही है। ऐसे चिंतन शिविरों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ सीखा हो, सीखने के बाद जनता तक आप क्या देंगे ये महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आखिर क्या मकसद था चिंतन शिविर का? राजकुमार जी देखिए ऋषभ जी, 1.5 साल का लगभग भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार का 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। अब मैं समझता हूँ चिंतन शिविर के माध्यम से 1.5 साल में जो वर्किंग मंत्रियों ने की है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उससे समीक्षा की गई। एक दूसरे से मैं समझता हूँ विचार का आदान प्रदान हुआ और उससे कई ऐसी बातें मैं समझता हूँ, जब इस प्रकार की बैठक होती है ऋषभ जी, तो दिमाग से नहीं दिल से कई योजनाएं बनती है। आपको मैं रमन सरकार का एक उदाहरण देना चाहूंगा। रमन सिंह जी जब शिविर करते थे गर्मी में, आपको मालूम है, तो जिस प्रकार से उनको सामने बात आई कि मजदूर सवेरे घर से निकलता है और दोपहर का भोजन नहीं कर पाता, तो उन्होंने टिफिन योजना चालू की थी कि जो चावड़ी है वहां पर मजदूरों को टिफिन सरकार उपलब्ध कराएगी और गर्म भोजन भी उपलब्ध कराएगी। तो मजदूर भाई खाना खा के और गर्म भोजन अपने साथ लेकर जाएगा। तो इस प्रकार के शिविर से जो निष्कर्ष निकलता है, जो योजनाएं निकलती है, वो दिमाग से नहीं दिल से निकलती है और उसका जो क्रियान्वयन होता है, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक देश की एकमात्र पार्टी है जो चिंतन शिविर के माध्यम से अपने कार्य की समीक्षा करती है और उसमें क्या अपडेट की जाए इसकी समीक्षा करती है। तो निश्चित रूप से चिंतन अच्छा राठी साहब, 2.0 से पहले वाला जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी और इस दौरान हमने और आपने भी देखा कि आपके ही सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल कई सारी बातों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। क्या इस बार भी चिंतन शिविर में उन्हीं बातों पर बातचीत हुई, किस तरीके से चीजों को दुरुस्त करना है, चाहे यातायात व्यवस्था हो या कानून व्यवस्था हो, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, तमाम सारी ऐसी समस्याएं छत्तीसगढ़ में? देखिए, आपको मैं बता रहा था ऋषभ जी, 2047 का जो विकसित भारत का सपना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है और 24/22/7 ये योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की है। और आपको मालूम है 11 साल का केंद्र सरकार का कार्यकाल है, देश का पहला प्रधानमंत्री जो एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। तो विकसित भारत का जो सपना है उसमें छत्तीसगढ़ राज्य की क्या भूमिका होगी,
इसको लेकर भी चिंतन हुआ है। रही बात बृजमोहन अग्रवाल जी की, आप बात कर रहे थे, तो बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और वो समय समय पर सरकार को जो है, मैं समझता हूँ जो रायपुर राजधानी की समस्या है, प्रदेश की समस्या है, उससे अवगत कराते हैं। और आपको बताना चाहूंगा ऋषभ जी, हमारे प्रदेश के जो मुखिया है, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वो बृजमोहन अग्रवाल जी को भैया कहकर संबोधित करते हैं और उनकी हर बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसका परिपालन भी होता है। आपने देखे होंगे कई जो लेटर बृजमोहन जी ने लिखा, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपडेट किया है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है। अभी कई हमारे साथी प्रवक्ता कांग्रेस की बात करते हैं, अजय चंद्राकर जी को लेकर और भी कई विधायकों को लेकर, तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत उदाहरण अगर किसी पार्टी में देखने को मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलता है। हमारे विधायक हमारी सरकार में हमारी मंत्रियों से सवाल करते हैं और हमारे मंत्री उसका जवाब देते हैं। ये कोई कांग्रेस की भूपेश बघेल की तानाशाह सरकार नहीं, जहां विधायकों को बोलने की मनाही है और उनकी फाइल बनाई जाती है। ये लोकतंत्र का खूबसूरत उदाहरण है और निश्चित रूप से उससे अपडेट होता है। हमारे विधायक की ये जवाबदारी है कि वह क्षेत्र की समस्या को रखे। सरकार हमारी है लेकिन विधायक की जवाबदारी है कि क्षेत्र की समस्या को रखे और वो सदन में अपनी बातों को रखते हैं और निश्चित रूप से उसका फायदा जो है हमारी प्रदेश की जनता को मिलता है, उस विधानसभा को मिलता है। ये लोकतंत्र का खूबसूरत उदाहरण है। कांग्रेस उसको गलत तरीके से देखती है, लेकिन हम समझते हैं कि ये जो आपको लोकतांत्रिक, अब देखिए विपक्ष का तो सवाल, विपक्ष तो सवाल करने का धर्म ही बनता है। अभिमन्यु जी का मैं रुक कर लेता हूं, मुस्कुरा रहे थे अभिमन्यु जी। देखिए बीजेपी शासन काल में, साय शासन काल में चिंतन शिविर ये दूसरी बार हो रहा है सर, और इससे पहले भी हुआ था। अच्छी बात है, सरकार के नेता मंत्री एक जगह एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने अनुभव साझा करते हैं, क्या गलत किया और क्या गलत नहीं करना है आगे, या किस तरीके से चीजों को सही करना है, इसको लेकर विचार विमर्श होता है। आपकी सरकार में मंत्रियों के द्वारा तो इस तरीके का कोई भी शिविर नहीं हुआ। सर फुटअव्वल की खबरें सामने आती थी भूपेश शासन काल में, दो फाड़ कांग्रेस दिखाई देती थी, टीएस सिंहदेव ग्रुप, भूपेश बघेल ग्रुप, इस तरीके से संबोधित किया जाता था छत्तीसगढ़ सरकार को उस वक्त में। तो कम से कम ये तो अच्छी बात है साहब कि इस बार चिंतन शिविर जो हो रहा है सरकार में, तो कम से कम छत्तीसगढ़ की जो मुद्दे हैं उस पर बातचीत होगी, सुधार होगा। अभिमन्यु जी। ऋषभ जी आपने पूछा कि मैं मुस्कुरा रहा था, तो इसी बात से मुस्कुरा रहा था। राठी जी अभी कह रहे थे कि लोकतंत्र का खूबसूरत उदाहरण देती है हमारी पार्टी, लेकिन वही चीज दूसरी पार्टी के में दिखे तो वो गुटबाजी हो जाती है। तो ये भी बड़ी अच्छी समस्या है। हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है, दूसरे की पार्टी में हो तो गुटबाजी होती है। अभी आप भी वही बात कह रहे थे सर फुटअव्वल, ये सर देखिए वही बात है। लोकतांत्रिक पार्टी होती है तो बोलने का हक होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी होती है, हमारे सबको बोलने का हक है। अभी बता रहे थे राजकुमार जी की इस प्रकार से बृजमोहन जी को भैया बोल के संबोधित करते हैं, लेकिन उनका एक काम नहीं करते। तुम्हारी टोल प्लाजा बंद करने के लिए उन्होंने कहा, आज तक तुम्हारी टोल प्लाजा बंद नहीं हुआ। हमारे नेता विकास उपाध्याय जी ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, नितिन गडकरी तक से शिकायत की है उन्होंने उस टोल प्लाजा को लेकर के, जो अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। तो इतनी सी बातें आज बृजमोहन अग्रवाल जी ऐसा फ्रस्ट्रेट होकर के उनको मंच से कहना पड़ जाता है कि मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता या मुझे कोई मिटा नहीं सकता। तो उससे स्थिति समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की क्या स्थिति है। तो वही बात है। अभी आपने वही पूछा कि आपका जो फर्स्ट हुआ था शिविर पहला, उसका चिंतन शिविर का क्या निकला निष्कर्ष, वो भी मैं जानना चाहूंगा। राजकुमार जी बताएंगे कि क्या क्या उसमें पॉइंट थे, पहले वाले में क्या क्या हुआ, उसमें क्या क्या फिर आगे जो है उसके ऊपर काम हो पाया। मैंने आपको अभी तो राजकुमार जी नहीं जुड़े थे तो आपको मैं पूछ रहा था कि क्या श्याम बिहारी जी यही पिछली बार सीखे थे कि किस प्रकार से फर्जी फर्म बना करके 50 करोड़ का घोटाला हो जाता है, सीजीआई मस्ती में उनको हवा नहीं लगती है। और क्या अरुण साहू जी यही सीख रहे थे शिविर में कि कैसे बिना टेंडर के आधे आधे पुल बन जाते हैं और उनको पता नहीं चलता खुद के विभाग में। तो ये सारी चीजें धरातल पे तो नहीं दिखती हैं इनके शिविरों के बाद। और जो हमारी बात करते हैं, हमारे में तो एनएसयूआई से लेकर युवा कांग्रेस जो फ्रंटल संगठन है, युवा संगठन के शुरुआती संगठन, इन सब ये तक शिविर करते हैं, सब शिविर होते हैं। और जो कैबिनेट की बैठक होती है, आपके विधायक दल की बैठक होती है, ये सारी चीजें क्यों होती है? इसमें चिंतन मनन ही ना होता है? ये सब मीटिंगों में आपस में बात ही ना की जाती है कि क्या क्या कार्य योजनाएं चल रही हैं और क्या चलाई जानी चाहिए, या जो चल रही है उसमें क्या कमी आ रही है? ये सब विधायक दल की बैठक में भी यही होता है, मंत्रिपरिषद की बैठक में भी यही होता है। तो ये जो चिंतन शिविर है, क्या ये फिजूल खर्ची है? बैनरबाजी करना, इसमें वही मैं कहना चाह रहा था कि इसमें अलग क्या है, ये मुझे अगर भाजपा प्रवक्ता बता पाए तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या खास है, क्या नया है जिसको अलग से शिविर बोला जा रहा है, चिंतन शिविर कहा जा रहा है। जो विधायक दल की एक बैठक, नॉर्मल बैठक भी वैसे ही होती है, मंत्रिपरिषद की बैठक जो कैबिनेट की होती है उसमें भी यही सब चीजें होती हैं।
विचार विमर्श ही होता है। तो इसमें अलग क्या है, ये जो शिविर ये लोग करा रहे हैं, इसमें क्या अलग है और इसमें क्या अलग छत्तीसगढ़ की जनता को क्या अलग फायदा हो जाएगा? क्या कि ये इसमें फिजूल जो खर्ची है? इतना राजस्व अभिमन्यु खर्च जी, किया क्या ये जा रहा है फिजूल और सारी खर्ची है? चीजें हैं। जी बिल्कुल, आप थोड़े समय पहले देखें, मैं जो बोल रहा था सुशासन तिहार में भी, वो भी सबसे बड़ी फिजूल खर्ची है। आपने देखा 40-42 लाख आपने शिकायतें ले ली और उसके बाद आपने उसका रफा दफा ऐसी हवा और निराकरण कर दिया। लोग अभी भी शिकायत कर रहे हैं कि हमारा निराकरण तो हुआ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हम जब चेक चलिए, करते आखिरी हैं तो कमेंट राजकुमार जी निराकरण से। हो गया दिखाया जा रहा है। आखिरी कमेंट तो राजकुमार इस जी से। प्रकार की चीजें ना करें। अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसमें वाकई में धरातल ठीक है पे लेकर राजकुमार जी, जी। जब इस तरीके की विधायक दल की बैठकें होती हैं तब भी बातचीत होती है, तब भी चिंतन शिविर होता है, चिंतन और मंथन होता है। अलग से चिंतन और मंथन शिविर करने का उद्देश्य क्या था? बातचीत हो, अगर मुद्दों को उठाना है या आपस में समन्वय स्थापित करना है तो उसके लिए विधायक दल की बैठक तो होती है, हर कुछ दिन में विधायक दल की बैठक होती है। तो इस तरीके के चिंतन शिविर का क्या उद्देश्य? देखिए ऋषभ जी, चिंतन शिविर के माध्यम से सेवा, संकल्प और सीख, ये भारतीय जनता पार्टी का समझता हूं स्लोगन है। इससे सेवा हो कि हमको किस प्रकार से सेवा के कार्य को आगे बढ़ाना ये पता लगता है, और हम संकल्प लेते हैं कि किस प्रकार से जनता के लिए, जनता के हित में काम हो। और जब भी कोई अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी है तो कांग्रेस से पेट को दर्द होता है, ये कोई पहली बात पेट नहीं में है। दर्द मत बोलिएगा बस, पहली पेट बात में दर्द नहीं है। मत बोलिएगा बस। अरुण साहब से सीख के आते हो आप ये सब। सुन लो। अभी बात कर रहे थे ये कि भारतीय जनता पार्टी में ब्रिजमोहन जी कहते हैं उनकी सुनते नहीं है, तो ये हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। बात घुमा रहे हो, जवाब दे दो। विधायक अब दल की देखिए बैठक से राजकुमार अलग जी, क्या हुआ इस जब बैठक इस में? तरीके के शिविर होंगे, विपक्ष का तो धर्म है सवाल करना, वो तो सवाल करेगी, लेकिन चिंतन शिविर में क्या निकलकर सामने आया और मंथन हो रहा है तो मंथन से क्या कुछ निकला, कौन सा अमृत निकला, ये बड़ा सवाल। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे चिंतन शिविर पर हो रहे सियासी मंथन की। सियासत हो रही है, चिंतन शिविर बीजेपी का हुआ और छत्तीसगढ़ में मंथन भी शुरू हो गया, लेकिन इस सियासत का, इस चिंतन शिविर का और इस मंथन का क्या असर होगा, छत्तीसगढ़ में कैसे विकसित भारत 2047 की परिकल्पना की पटकथा लिखी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।